हेलो एवरीवन। तो यूपी टेट की क्लासेस हमारी चल रही हैं। उसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन हम कर रहे हैं। हिस्ट्री का जो लास्ट के चैप्टर्स थे वो रह गए हैं, जैसे किस तरीके से अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था, क्या क्या उन्होंने व्यापारिक मार्ग थे जो बनाए थे, कैसे कैसे उन्होंने अपने फायदे के लिए चीजें करी थी। धीरे धीरे व्यापार के बहाने से उन्होंने हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया और काफी लंबे समय तक भी उन्होंने राज किया था। तो ये सारी चीजें ही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे लास्ट वाले चैप्टर में हमने मराठाओं के बारे में पढ़ा था। मराठा साम्राज्य, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी किस तरीके से आए थे और कैसे कैसे उन्होंने राज किया था। आज जो हम करने वाले हैं वो है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। अगर आपको याद हो, जब हम शाहजहां की बात कर रहे थे और उससे पहले जहांगीर की बात कर रहे थे, तो जहांगीर के टाइम पे एक दूत बनकर अंग्रेजों का भारत में आया था व्यापार की परमिशन लेने के लिए। वहां से स्टार्टिंग हुई थी कि ये भारत में इन्होंने एंट्री करी थी। अब आगे की जो चीजें हैं वो सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। जैसे कि अब व्यापारिक मार्ग क्या क्या थे। अब प्राचीन काल से अगर हम पहले की बात करते हैं तो भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। क्यों? क्योंकि व्यापार करना था हमें, जिसमें कि आपका पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए और ब्रिटिश मेन थे। अब भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था वो जल और थल के द्वारा होता था, मतलब समुद्री यात्राएं करके और फिर थल से अगर हम देखें तो सड़क जाती थी, तो उसके करते थे व्यापार। अब इन मार्गों की संख्या तीन थी, मतलब तीन जगह से व्यापार होता था। समुद्री मार्ग जो थे, पहला जो था उसमें आपका आता है फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। और इसमें कहाँ कहाँ पर जाता था, ये आपका हो गया इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा से व्यापार होता था पहले रास्ते से। दूसरे रास्ते की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा रास्ता जाता था लाल सागर से, एलेक अलेक्जेंड्रिया का था, जहां पर समुद्र द्वारा वेनिस हो गया, जेनेवा को ये मार्ग जाता था और यहाँ से व्यापार हो गया। तीसरा जो मार्ग जाता था, तीसरा जो था रास्ता, वो था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए वो रास्ता था। तो तीन रास्ते थे मेनली जो व्यापार के लिए जाते थे। व्यापारिक मार्ग तीन थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है डॉटेड वाली लाइन, ये है आपकी वास्को डिगामा ने जो समुद्री मार्ग खोजा था, ये वो वाली है। एक ब्लू वाली समुद्री मार्ग की रेखाएं हैं और दूसरा थल मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो वो ये रेड वाली जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये है। अब इसी के साथ साथ अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो जितने भी क्षेत्र हैं, भारत की वस्तुओं जो यहाँ से वो लेकर जाते थे, वो सबसे ज्यादा जो मेन व्यापारिक उनका केंद्र बना था वो था आपका वेनिस और जेनेवा। ये इनके मेन व्यापारिक केंद्र थे। अब इटली ने क्या किया था कि भारत की जितनी भी वस्तुओं थी उन पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो यूरोप की शक्तियां थी उनकी व्यापार में कोई भी हिस्सेदारी ना हो, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और सिर्फ हमारा ही व्यापार हो। मतलब दो चीजें साथ साथ चली थी। पहला, भारत में ये लोग व्यापार के लिए आए थे अलग अलग देशों से, जैसे कि इटली हो गया, ब्रिटिश हो गया, पुर्तगाली हो गया। और ये लोग आपस में भी लड़ रहे थे कि अगर हमें व्यापार करना है तो सिर्फ हमारा ही राज यहाँ पर होना चाहिए। तो ये लोग आपस में भी लड़ रहे थे और ये भारत पर भी अपना राज चाहते थे। दो चीजें ये साथ साथ थी। अब 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के बीच पुराने संचार के माध्यमों को बंद कर दिया था। इन्होंने क्या किया कि जो भारत और इसका अ, जो यूरोप था, इसके बीच में जो पुराने रास्ते थे जिससे आप एक दूसरे से संचार के माध्यम हो गए, कांटेक्ट कर सकते थे, वो बंद कर दिया और नए व्यापार मार्ग का द्वार खोल दिया था। मतलब नया रास्ता अपनाया था और जो पुराने रास्ते थे उसको बंद कर दिया था। अब अगर हम बात करते हैं व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को, तो अगर उन्हें व्यापार करना होता था तो उन्हें कुस्तुनतुनिया नगर को पार करना ही पड़ता था। मतलब उन्होंने क्या किया, तुर्कों ने ये मार्ग बनाया हुआ था, कुस्तुनतुनिया नगर था। अगर आपको व्यापार करना है तो आपको ये यहाँ पर इस मार्ग को पार करना ही होगा। इसलिए उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था और यूरोप और जो भारत के बीच में व्यापार होता था उस पर काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि वो फिर हो नहीं पाता था व्यापार। अब दूसरी चीज इसमें जो आती है वो आती है कि समुद्री जो मार्ग थे उनकी खोज किस तरीके से हुई। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए नए मार्गों को, समुद्री मार्गों को खोजना शुरू कर दिया था।
बहुत सारे नाविक हो गए, उन्होंने क्या करा, राजाएँ हो गए, रानियाँ हो गए, उनको ये सपने दिखाए कि नहीं वहाँ जाएँगे, वहाँ पे बहुत सारा धन मिलेगा, धर्म है, ध्वज है, सपने दिखाए, बहुत सारे सपने दिखाए और उन्होंने ऐसे-ऐसे करके उनको मना के और अपने रास्ते खोजने शुरू कर दिए, धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब उसमें क्या-क्या था, कीमती धातु हो गई, सोने की, चांदी की, मसालों के फ़ायदेमंद व्यापार से उनको ये संभावना थी कि हम सोना, चांदी, मसाले इन सब से हम व्यापार करेंगे और हमारे पास बहुत सारा धन हो जाएगा। उसी के साथ-साथ इन्होंने धर्म, ईसाई धर्म का भी दूर-दराज इलाकों में प्रचार करना शुरू कर दिया था। यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर-दूर तक फहराया जाए, इसके लिए भी उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए प्रयास किए थे। अब कुतुबनुमा क्या था? कुतुबनुमा की अगर हम बात करते हैं, कुतुबनुमा एक ऐसा यंत्र था जिससे कि अगर आप समुद्री मार्ग में जा रहे हैं, तो वो आपको दिशाओं का ज्ञान करवाता था क्योंकि अगर आप पूरे समुद्र में चल रहे हैं, तो आप चारों तरफ एक जैसा ही रहेगा। आपको ये तो समझ में नहीं आएगा कि नॉर्थ कौन-सा है, साउथ कौन-सा है, ईस्ट, वेस्ट कौन-सा है। तो ये एक एक तरीके का औज़ार था जिससे कि समुद्री जब यात्राएँ होती थी, तो उनमें दिशाओं का ज्ञान हो जाता था। अब यूरोप के राजाओं ने क्या किया कि जो नाविक होते थे, समुद्री यात्राओं का जो खर्चा होगा वो भी हम दे देंगे, वो वाली चीज़ रही। अब रास्तों की जब खोज होती थी तो बहुत लंबी-लंबी समुद्र यात्राएँ करनी पड़ती थी, तभी तो पता चलता था कि भई एक जगह से लेके दूसरी जगह कहाँ पर जाएँगे। अब एक ये कोलंबस था जो कि भारत की खोज करने के लिए निकला था अमेरिका, लेकिन क्या हुआ, भारत की खोज तो उससे हो नहीं पाई, उसने अमेरिका की खोज कर दी और वो अमेरिका जा पहुँचा। दूसरी तरफ जो पुर्तगाल निवासी था वास्को डी गामा, उसने अपनी बहुत लंबी जल यात्रा करी थी और अफ्रीका के दक्षिण छोर से लेकर होते हुए वो भारत के पश्चिमी समुद्री तट कालीकट बंदरगाह पर जा पहुंचा था। तो इसलिए अगर हम हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने करी थी, तो पुर्तगाल निवासी था वास्को डी गामा ने एक भारत तक पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज उसने करी थी। अब अब एक और जलमार्ग इनको मिल गया था। पुर्तगालियों को जलमार्ग क्या मिला था? हिंद महासागर से वो होते हुए पूर्वी जो द्वीप समूह था, वो जलमार्ग उनको मिल गया था और इसी रास्ते से जो व्यापार था वो फिर से स्टार्ट हो गया था। अब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर तो इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि ये रास्ता इन्होंने खोजा था। अब ये क्या करते थे? ये सोने चांदी भी लेकर जाते थे, हमारे देश से ये सूती रेशमी कपड़े भी लेकर जाते थे, मसाले भी लेकर जाते थे और उससे ये बहुत मुनाफा कमाने लगे थे। अब उसी के साथ-साथ अब पुर्तगालियों की एक और चीज़ें थी कि अगर हम हमसे आप परमिशन लोगे तभी आप अपना जहाज ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई दूसरा देश पुर्तगालों की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था इस रास्ते पर जो उन्होंने खोजा था। अब वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक-एक करके हॉलैंड ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे, तो वो आपके पुर्तगाली थे। ठीक है, उसके बाद आपके हॉलैंड हो गए, फ्रांस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये सब भारत में आने लगे। अब भारत में व्यापार करने की एक तरीके से होड़ लग गई। क्यों? क्योंकि सबको लगने लगा कि भई यहाँ पे तो बहुत सारा धन है, अब इसको हम यहाँ से लेकर जाएँगे समुद्री रास्ते से, अपने वहाँ पर बेचेंगे 10 गुना दामों में, तो बहुत पैसा मिलेगा हमें। अब उसके लिए इन्होंने धन, लंबी यात्रा करने वाला जहाज, नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से लेके 1670 के बीच में बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर स्थापित करनी शुरू कर दी। अब व्यापारी कंपनियों का अर्थ क्या होता है? व्यापारी कंपनियां क्या होती हैं? जैसे कि हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें काफी सारे लोगों की हिस्सेदारी होती है। अब हिस्सेदारी जो होती है, उसमें हिस्सेदारी में क्या होते हैं कि भई अगर मैं इतना बड़ा बिज़नेस डाल रही हूँ, तो इसमें कुछ पैसा किसी का लगेगा, कुछ पैसा किसी का लगेगा, कुछ पैसा किसी का लगेगा। अब जब इसमें प्रॉफ़िट होगा, जैसे कि अगर ये 8 पार्ट में कोई हमने 8 लोगों ने मिलके किसी कंपनी को डाला है, तो उसके बाद जो प्रॉफ़िट होगा, वो भी 8 भाग में ही डिवाइड होगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये अपना कंपनियाँ होगी। अब इसमें हॉलैंड ने क्या किया, हॉलैंड में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई, इंग्लैंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अब ये निजी जो कंपनियां थी इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती थी और उसके साथ ही साथ वो व्यापार भी करने लगती थी। अब भारत में जो सबसे पहले व्यापार करने आए थे वो थे आपके पुर्तगाली। इन्होंने क्या किया था, पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, ये इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे। अब अब विदेशी कंपनियों ने जो व्यापारिक केंद्र बनाए थे, इनको क्या कहा जाता था? इनको फैक्ट्री कहा जाता था, कोठी। मतलब एक तरीके से इन्होंने अपनी अपनी कोठियां बनानी शुरू कर दी व्यापार के लिए।
अब कंपनी की ओर से कार्य करने वाले जितने भी एजेंट होते थे या जो यहाँ पर इस फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें फैक्ट्री में करने वाला फैक्टर कहा जाता था, जो एजेंट होते थे। फैक्टर शब्द का अर्थ है एजेंट, जो कि कंपनी की ओर से इसमें फैक्ट्री में काम करते थे। अब यूरोप की बस्ती के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। अब ये आपने ये यहाँ पर व्यापारिक केंद्र बना दिया, तो इसकी रक्षा के लिए भी आपको किले की सुरक्षा के लिए भी यूरोपीय सैनिक तैयार करने रहते थे। तो वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक-एक करके बाकी सबने जल के रास्ते से भारत आना शुरू कर दिया और भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। अब ये तो इतनी प्लानिंग कर रहे थे विदेशों से आए हुए लोग व्यापार के लिए, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के किसी भी शासक ने एक भी सेना तैयार करने की बात सोची ही नहीं। ये लोग अपनी ही भोग विलासिता में लगे हुए थे। अब हॉलैंड के जो निवासी थे वो डच कहलाए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसूरा में व्यापारिक केंद्र खोले थे। इन्होंने 4 जगह बनाए थे। फ्रांसीसियों ने क्या करा? मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के केंद्र बनाए और अंग्रेजों ने अपने केंद्र जो थे वो समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखे थे, बल्कि इन्होंने और भी आगे बढ़ा दिया था उसको, जिसमें आपका सूरत हो गया, कैम्बे हो गया, अहमदाबाद, आगरा, भटौच, पटना, कासिम बाजार, इन स्थानों पर भी इन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाए थे। मतलब ये तो फिर भी समुद्र के किनारों तक ही सीमित थे, हॉलैंड वाले, डच और ये फ्रांसीसी वाले। अगर हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो इन्होंने तो अपने जो ये केंद्र बनाए थे ये पूरे भारत में ही इन्होंने धीरे-धीरे फैलाना शुरू कर दिया था। अब अब ये क्या कर रहे थे? आपस में ही एक दूसरे से व्यापार छीनने की होड़ में लगे हुए थे। ये चाह रहे थे कि मतलब हम कम से कम कीमत पर यहाँ से सामान खरीदें और इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमाएं। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, जैसे कि बंदरगाह पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बेचने लाया जाता था, वो वहां पर महंगा मिलता था। तो इसलिए इन्होंने गांव-गांव में क्या किया? इन्होंने गांव-गांव में अपने आदमी, एजेंट, कारीगर इनसे डायरेक्ट माल खरीदना शुरू कर दिया। क्योंकि जो माल समुद्र तक पहुंचता था, फिर ये वहां पे उसको खरीदें और फिर यूरोप लेकर जाएं तो इनको महंगा पड़ने लगा वो। तो इन्होंने क्या करा? अपने जितने भी एजेंट्स थे वो पूरे भारत में जगह-जगह फैला दिए और डायरेक्ट कारीगरों से ही इन्होंने सामान खरीदना शुरू कर दिया बहुत ही कम कीमत पर। अब उसी के साथ-साथ जैसे कि पुर्तगाली नौसेना हो गई या किले की ताकत हो गई, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसियों ने कई मुकाबलों के कारण कमजोर पड़ गई थी और कुछ समय तक भारत पर जो व्यापार था उसका अधिकार नहीं जम पाया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितनी भी विदेशी कंपनियां थी, इन्होंने व्यापार में इनको लाभ मिल सके, इन्होंने साम, दाम, दंड, भेद सारे तरीके अपना लिए थे। इन्होंने क्या किया? यहाँ पर जितने भी राजाएं थे, इन सबके पास इन्होंने अपने दूत भेजने शुरू कर दिए। भारत में एक खुलेआम व्यापार करने की इजाजत मांगनी शुरू कर दी कि हमारे लिए कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए, हम कोई कर नहीं देंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा हमारे ऊपर और इसके बदले में हम आपको नई-नई चीज़ें देंगे, बहुत सारी शान-ओ-शौकत देंगे। वो कहता है ना कि अगर आप हमें ये दे दो, तो हम आपको बदले में इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देंगे। तो राजाओं ने क्या करा? फरमान जारी करना शुरू कर दिया। बादशाहों को इन्होंने नई-नई वस्तुएँ भेंट करना शुरू कर दिया। इसमें जो था सबसे पहले जो मैं बता रही थी कि जहांगीर के दरबार में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो दूत बनकर आया था, वो था सर टॉमस रो। इसने क्या किया? इसने जहांगीर के दरबार की शान-ओ-शौकत देखी। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ती और खराब चीज़ें मुगल बादशाह को ना देने की हिदायत की। इन्होंने यहाँ पर आकर देखा कि ये तो भई बहुत अमीर है, इनकी तो शान-ओ-शौकत ही अलग लेवल की है। तो इन्होंने वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में जाके बोला कि भई इनको कोई सस्ती चीज़ हम नहीं दे सकते हैं। इनको तो बहुत अलग ही एक लेवल वाली चीज़ दी जाएगी, तभी ये हमसे इम्प्रेस होंगे। तो इन्होंने क्या करा? इंग्लैंड में जो इस्तेमाल की जाने वाली बग्गी थी, वो जहांगीर को दी उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको अ उसको मनाने के लिए, उसको दस्ताने भी दिए। अब अगर हाँ, ये बग्गी इस तरीके की थी। अब राजाओं के मन में ये आशा थी कि अब हमें इतने सारे प्राइज़ मिल रहे हैं या हमारी ये शान में इतनी चीज़ें दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमारा खजाना बढ़ेगा। अब इन्होंने क्या होगा? अगर हम इनको टैक्स में छूट दे देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार यहाँ पर होगा, तो हमारा राज्य खूब फलेगा-फूलेगा। इस तरीके से क्या वो ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहे थे। अब इसी के साथ-साथ हिंदुस्तान में जो राजाएँ थे, उनके मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का भी असर था। धमकी किस तरीके से थी? धमकी इस तरीके से थी कि पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला जो करते थे, जो हिंदुस्तान के जहाज थे, वो क्या कह रहे थे कि अगर आप अपने जहाज को लेकर जाएँगे पुर्तगाली की तरफ, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है
कि आपको कुछ नहीं होगा। जैसे कि अंग्रेज हो गए, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच की फैक्ट्रियों की सूचना बनाओ, ये तो एक प्रैक्टिकल वाली चीज़ हो गई। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इन्होंने इस तरीके से ही करा कि अगर आप अपने जहाज लेकर जाओगे, तो आपके जहाज़ों की कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात से भी जो राजा थे उनके मन में डर था। अब अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी, डच ये कहते थे कि व्यापार की अगर आप छूट देंगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। नहीं तो अगर हमें मौका मिल गया तो हम उनको लूट भी सकते हैं और उनको डुबोया भी जा सकता है। तो ये भी एक तरीके का डर हो गया था कि उन्हें उनकी बात माननी थी। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर यूरोप के जितने व्यापारी थे, इन्होंने हिंदुस्तान में व्यापार करने से खूब लाभ कमाया था, क्योंकि उनको टैक्स में भी छूट मिल गई थी। ये यहाँ पर ज़मीन भी खरीद रहे थे, अपने दो गोदाम भी बना रहे थे, घर भी बना रहे थे, बंदरगाह भी बना रहे थे, अपने-अपने किले भी इन्होंने बहुत बनाने शुरू कर दिए थे। अब एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है, यूरोप में अगर हम मसालों का प्रयोग वो केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि वो इसलिए भी करते थे कि जो उनका मांस होता था, वो मसाले उनको सड़ने से भी रोकते थे, जिससे कि जो उनका मांस था, वो कई महीनों तक सुरक्षित रहता था। एक और चीज़ आ जाती है, जो पुर्तगाल होते, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, जितने भी यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल था, जनसंख्या हो गई या संसाधन हो गए। अगर हम भारत में उत्तर प्रदेश की बात करें ना, तो हमारा उत्तर प्रदेश भी पड़ा है, वो इतने छोटे थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी भारत को इनसे हारना पड़ा। अब जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास हो रहा था कि घड़ी बन गई थी, प्रेस बन गई थी, तोपें और बंदूकें बन रही थी, उस टाइम पर हमारे देश में जितने भी शासक थे वो इन चीज़ों से बिल्कुल ही परे थे। उनको कोई आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, और वो इतना साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ते जा रहे थे यूरोपीय देश। अब धनी व्यापारियों से पैसा उधार लेने के लिए इन्होंने बैंक की भी स्थापना करी। अब बैंक में ये टैक्स भी लेते थे, जिसे ब्याज कहते हैं। अब लोग अपना धन बैंक में सुरक्षित रखते थे। अब पहला जो बैंक था वो इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन और एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट बनी थी उस टाइम पर। अगर हम आज की यूरोप के समस्त देशों की बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन ने संगठित हो गए थे और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर वो आए थे। इस तरीके की घड़ी का विकास हुआ था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो होप सो चैप्टर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ था। अभी सिर्फ आगमन हुआ क्या है कि वो किस तरीके से आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने व्यापार किस तरीके से शुरू किया, कौन-कौन से युद्ध हुए जिसके बाद उनके जो पैर थे वो भारत में और भी ज़्यादा जम गए। कौन-कौन से और भी राजा हुए थे, जिनके साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। वो युद्ध जीतते चले गए और भारत में जमते चले गए। ये वाली चीज़ें हुई थी, वो हम कमिंग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं कि अमेरिका की खोज किसने करी थी? अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने करी थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी थी। भारत में सबसे पहले कौन-सा यूरोपीय व्यापारी आया था? वो थे आपके पुर्तगाली, सबसे पहले आए थे। किस यंत्र के आविष्कार से जो समुद्री यात्राएँ थीं, वो लंबी-लंबी बहुत ज़्यादा होने लगी थी? कौन-सा यंत्र था वो? अगर हम उस यंत्र की बात करते हैं, तो वो था आपका कुतुबनुमा। क्या था आपका? ये था आपका कुतुबनुमा। ठीक है, अब वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वो था आपका पुर्तगाली। एक पुर्तगाल निवासी था। उसके बाद मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन सा था? वो था आपका सर टॉमस रो। भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापारिक मार्ग की अगर हम बात करते हैं, तो जो पहला मार्ग था वो था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग आपका लाल सागर से अ, अलेक्जेंड्रिया तक का था। तीसरा मार्ग जो था वो मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। अब इन्होंने जो व्यापार था वो जल और थल 2 तरीके से होता था। अब अगर जो व्यापारिक कंपनियाँ होती हैं, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? अगर हम व्यापारिक कंपनियों की बात करते हैं, तो व्यापारिक कंपनी से मतलब होता है कि अगर आपने कोई बिज़नेस किया है या कोई कंपनी खड़ी करी है और उसमें अगर 4 लोग हिस्सेदार हैं, तो चारों अपना-अपना पैसा लगाएँगे, और अगर कोई भी इसमें फिर प्रॉफ़िट होता है, तो वो भी 4 लोगों में ही बराबर डिवाइड होगा। ये होती थी व्यापारिक कंपनियाँ। अगर हम बात करते हैं कि पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन-कौन से थे और नए मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई थी? नए मार्गों की खोज जैसे ही शुरू हुई थी, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होते हुए पूर्वी द्वीप समूह तक का नया जलमार्ग अपनाया था।
इसके वास्को डी गामा के बाद क्या किया, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत आने लग गए थे। तो ये सारा चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस आपको आपकी शाम को 5 बजे होती हैं। इसी के साथ-साथ नागरिक शास्त्र की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, सिविक्स की भी। उसमें अभी मैंने 3-4 ही चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़, उसकी क्लास सुबह 11 बजे होती है और हिस्ट्री की क्लास आपकी शाम को 5 बजे होती है। तो तैयारी अच्छी तरीके से अब आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। थैंक यू सो मच।